जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय न्यायपालिका के बारे में। दोस्तों भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के कितने आधार स्तंभ हैं। तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं। एक तो है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका, जिन पर दोस्तों भारतीय प्रशासन प्रणाली टिकी हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों हम इन तीनों के कार्य भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो दोस्तों विधायिका का प्रमुख कार्य होता है विधि का निर्माण करना। तो दोस्तों कार्यपालिका का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों कार्यपालिका का कार्य होता है विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना। तो दोस्तों न्यायपालिका का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों न्यायपालिका का कार्य होता है विधायिका द्वारा निर्मित विधियों पर विवाद की स्थिति में समाधान प्रस्तुत करना एवं न्याय देना। अर्थात दोस्तों हम क्या कह सकते हैं कि न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है न्याय प्रदान करना। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के कितने आधार स्तंभ हैं। तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं। एक तो है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। अब यहाँ पर हमने लिख भी दिया है दोस्तों कि ज्ञातव्य है कि कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं जिन पर भारतीय प्रशासन प्रणाली टिकी है। अब दोस्तों इनके कार्यों की बात करें तो दोस्तों जहाँ विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है। तो दोस्तों विधायिका का प्रमुख कार्य है विधि निर्माण करना। वहीं कार्यपालिका का क्या कार्य है। तो दोस्तों कार्यपालिका का कार्य है इन विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना है। ठीक। तो दोस्तों न्यायपालिका का क्या कार्य है। तो दोस्तों न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित विधियों पर विवाद की स्थिति में समाधान प्रस्तुत करना एवं न्याय देने का दायित्व सौंपा गया है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि न्यायपालिका का प्राथमिक काम न्याय प्रदान करना होता है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि भारतीय न्यायपालिका जो है वह है कार्यपालिका और विधायिका से पृथक एक स्वतंत्र निकाय है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि भारतीय शासन प्रणाली का आधार स्तंभ किसे माना जाता है। तो दोस्तों भारतीय शासन प्रणाली का आधार स्तंभ न्यायपालिका को माना जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय शासन प्रणाली कैसी है। तो दोस्तों भारतीय शासन प्रणाली संघीय है, लेकिन हमारी न्यायपालिका कैसी है। तो दोस्तों हमारी न्यायपालिका एकीकृत है। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भारतीय न्यायपालिका जो है वह कार्यपालिका और विधायिका से पृथक, यहाँ पर दोस्तों पृथक लिख लेना, पृथक एक स्वतंत्र निकाय है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि भारतीय शासन प्रणाली का आधार स्तंभ क्या है। तो दोस्तों भारतीय शासन प्रणाली का आधार स्तंभ न्यायपालिका है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि भारतीय शासन प्रणाली संघीय है, किंतु जो न्यायपालिका है वह एकीकृत है। तो यहाँ पर दोस्तों हम संघीय व्यवस्था और एकीकृत न्यायपालिका को बड़े अच्छे से समझने वाले हैं। यहाँ पर हमने नोट करके लिख भी दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे संघीय व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों संघीय व्यवस्था कौन सी व्यवस्था है। तो दोस्तों संघीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। एक सरकार जो होती है वह पूरे देश के लिए होती है जिसके पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और दूसरे स्तर पर दोस्तों राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जिनके पास राज्य के महत्व के विषय होते हैं। साथ ही ये सरकारें दोस्तों शासन के दैनिक कामकाज को देखती हैं। और दोस्तों इन दोनों स्तर पर की सरकारें जो हैं अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। तो दोस्तों इस व्यवस्था को जो है हम कौन सी व्यवस्था कहते हैं, संघीय व्यवस्था कहते हैं। आइए दोस्तों हमने लिख भी दिया है, देख लेते हैं कि संघीय व्यवस्था में जो है दोस्तों आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर दोस्तों दूसरे स्तर पर बात करें हम दोस्तों तो राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जिनके जिम्मे राज्य के महत्व के विषय होते हैं। साथ ही ये सरकारें दोस्तों शासन के दैनिक कामकाज को देखती हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। तो दोस्तों इस व्यवस्था को हम कौन सी व्यवस्था कहते हैं। तो दोस्तों इस व्यवस्था को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एकीकृत न्यायपालिका की। तो दोस्तों एकीकृत न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों एकीकृत न्यायपालिका का तात्पर्य न्यायालयों की एकल प्रणाली से है जो केंद्र और राज्य दोनों में समान कानूनों को लागू करती हैं। और अच्छे से समझें हम दोस्तों तो हम बात करें कि हमारे भारत देश में सबसे ऊपर हमारा कौन सा न्यायालय होता है। तो कौन सा न्यायालय होता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय होता है। उसके नीचे कौन से न्यायालय होते हैं। तो दोस्तों उसके नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं, तथा उच्च न्यायालय के नीचे कौन से न्यायालय होते हैं। तो दोस्तों उच्च न्यायालयों के नीचे उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अब क्या होता है
दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन कौन करता है, तो कौन करता है दोस्तों, राज्यों के उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। और दोस्तों उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन कौन करता है, तो दोस्तों उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन निचली अदालतों को करना होता है। इस कारण से दोस्तों हमारी जो न्यायपालिका की व्यवस्था है उसको हम एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों हमारे भारत देश की जो न्यायपालिका व्यवस्था है वो कैसी है, एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं एकीकृत न्यायपालिका के बारे में। हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि एकीकृत न्यायपालिका का तात्पर्य न्यायालयों की एकल प्रणाली से है जो केंद्र और राज्य दोनों में समान कानूनों को लागू करती है। अब दोस्तों हम बात करें कि इसमें और अच्छे समझें तो दोस्तों इसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं तथा उच्च न्यायालयों के नीचे कौन से न्यायालय होते हैं, तो दोस्तों उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि सबसे ऊपर हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन कौन करता है, तो किनके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता है। तथा दोस्तों उच्च न्यायालयों के द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन कौन करता है, तो दोस्तों निचली अदालतों को करना होता है। इसलिए दोस्तों हमारी न्याय व्यवस्था को हम एकीकृत न्याय व्यवस्था कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था। इसको दोस्तों हम शंकु के माध्यम से भी समझ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारी भारतीय न्यायपालिका का संगठन है वो किस आकृति का है, तो किस आकृति का है दोस्तों, शंकु की आकृति का है। जिसमें दोस्तों सबसे ऊपर हमारा कौन सा न्यायालय है, तो दोस्तों जिसमें सबसे ऊपर हमारा सर्वोच्च न्यायालय है जो कि भारत देश में एक है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के नीचे कौन से न्यायालय आते हैं, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के नीचे हमारे उच्च न्यायालय आते हैं जो कि भारत में अभी कितने हैं, वर्तमान में 25 हैं। उच्च न्यायालय के नीचे कौन से न्यायालय आते हैं, तो दोस्तों उच्च न्यायालय के नीचे जिला एवं सत्र न्यायालय आते हैं जो कि प्रत्येक जिले में एक होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों जिला एवं सत्र न्यायालय के नीचे कौन सा न्यायालय आता है, तो दोस्तों जिला एवं सत्र न्यायालय के नीचे मुंसिफ न्यायालय आता है जो भी दोस्तों प्रत्येक जिले में एक होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान देने योग्य बात एक है कि जिला एवं सत्र न्यायालय तथा मुंसिफ न्यायालय जो हैं उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मुंसिफ न्यायालय के नीचे कौन से न्यायालय होते हैं, तो दोस्तों मुंसिफ न्यायालय के नीचे न्याय पंचायतें होती हैं जो कि ग्राम स्तर की पंचायतें होती हैं। और इन पंचायतों की स्थापना दोस्तों कुछ राज्यों में की गई है, सभी राज्यों में न्याय पंचायतें नहीं हैं। ठीक, तो ये हमने शंकु के माध्यम से समझ लिया। अब यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि भारतीय न्यायपालिका का संगठन शंकु की आकृति का है जिसमें शिखर पर उच्चतम न्यायालय है तथा उसके नीचे उच्च न्यायालय हैं और उच्च न्यायालयों के नीचे अधीनस्थ न्यायालय विभिन्न जिलों में स्थापित किए गए हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद दोस्तों हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय के बारे में। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय की। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 5 में किया गया है। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक किया गया है। तो आज दोस्तों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित 7 से 8 अनुच्छेदों को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। हमारी ट्रिक क्या है, तो दोस्तों हमारी ट्रिक है सब कुत्ता आओ साथ में। अब दोस्तों हमने ऐसी ट्रिक क्यों बनाई है, तो दोस्तों हमने ऐसी ट्रिक इसलिए बनाई है कि हमारी ट्रिक इजी हो ताकि हमें हमेशा याद रही आए। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से जो है हम 7 से 8 अनुच्छेद क्रम बाई क्रम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें सर्वप्रथम सा से, हमारी ट्रिक में पहला वर्ण क्या है, तो पहला वर्ण है सा। तो दोस्तों सा से बात करें तो सा से क्या है, स्थापना एवं गठन। तो दोस्तों अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के स्थापना एवं गठन का प्रावधान किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान किया गया है। अब वा से बात करें दोस्तों तो वा से है हमारा वेतन। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 125 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 125 में। इसके बाद हम बात करें
तो का से क्या है दोस्तों, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो हम कह सकते हैं दोस्तों अनुच्छेद 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद हमारी ट्रिक में अगला वर्ण क्या है, तो क्या है ता। तो ता से क्या है दोस्तों, तदर्थ न्यायाधीश। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 127 के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक, इसके बाद अगला वर्ण क्या है दोस्तों हमारी टिक में, तो क्या है आ। तो दोस्तों आ से क्या है दोस्तों, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। तो दोस्तों अनुच्छेद 128 के तहत उच्चतम न्यायालय में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों हमारी ट्रिक में अगला वर्ण क्या है, तो क्या है दोस्तों आ। तो दोस्तों इस आ से क्या है, अभिलेख न्यायालय। तो दोस्तों अनुच्छेद 129 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। ठीक, अब हमारी ट्रिक में अगला वर्ण क्या है, तो क्या है दोस्तों सा। तो सा से क्या है दोस्तों, स्थान। तो अनुच्छेद 130 जो है उच्चतम न्यायालय के स्थान से संबंधित है। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों ट्रिक में जो हमारा अगला वर्ण है आ की मात्रा है। तो दोस्तों इस आ की मात्रा से आरंभिक अधिकारिता। तो दोस्तों अनुच्छेद 131 जो है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। अब दोस्तों इन अनुच्छेदों को जो है हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसके बाद वाले वीडियो में इन सभी अनुच्छेदों को हम विस्तृत रूप में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि अनुच्छेद 125 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जिसका वर्णन किस में किया गया है। तो दोस्तों जिसका वर्णन दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 125 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जो कि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 127 के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 128 के तहत उच्चतम न्यायालय में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अनुच्छेद 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 127 के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 128 के तहत उच्चतम न्यायालय में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब दोस्तों इनको जो है हम यहाँ पर बड़े ही संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं। इसके आगे वाले वीडियो में तदर्थ न्यायाधीश को, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को हम पढ़ेंगे कि इनकी नियुक्ति कैसे क्यों की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 130 जो है उच्चतम न्यायालय के स्थान से संबंधित है। ठीक, अर्थात यहाँ पर दोस्तों हमें बड़े अच्छे से पता है कि हमारा उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, दिल्ली में स्थित है। लेकिन दोस्तों उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ उच्चतम न्यायालय की सुनवाई दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर भी कर सकता है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि इसके अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत। तो दोस्तों अनुच्छेद 130 के तहत। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131 के तहत दी गई है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों उच्चतम न्यायालय में अपील की विशेष इजाज़त किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय को अपील की विशेष
अनुमति अनुच्छेद 136 के तहत दी गई है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है दोस्तों, अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति से संबंधित है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति के बारे में है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होंगी। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों इसका वर्णन अनुच्छेद 141 में किया गया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है। तो दोस्तों अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। तो दोस्तों अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 146 के तहत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों इन अनुच्छेदों को हमने इस वीडियो में बड़े ही संक्षिप्त रूप में पढ़ा है। इसके बाद वाले वीडियो में जो है हम इन अनुच्छेदों को बड़े ही विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।